बरसों के बाद फिर उड़े परचम हिलाल के। अस्सलाम वालेकुम। चैनल मुकदमा और चैनल M5 भी हमारा ही था। 3 साल से हम ये छोटा मोटा काम कर रहे हैं अपने हिस्से का, और हमने अभी सियासी मामलात पर बात करने के लिए मुकदमा चैनल जो है अपना वो हमने ऑन किया। तो जनाब, आज जो हम मुकदमा से आपको सब्जेक्ट, पहले आज जो मौलाना फजलुर रहमान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी, तो जरा आज इस पर बात हो जाए। मौलाना ने बड़ी मुख्तलिफ किस्म की गुफ्तगू की है, मुख्तलिफ मामलात पे उनके मुख्तलिफ जो है वो मौक़िफ़ हैं। आपने फरमाया है कि जी वो हम असेंबलियों को छोड़ेंगे भी नहीं, और अगर बैठेंगे तो अपने तहफ़्फ़ुज़ात के साथ बैठेंगे, ये बात। दूसरी बात मौलाना ने फरमाया कि जी हम जो है वो नताइज को तस्लीम नहीं करते। अच्छा जी, नताइज को तस्लीम नहीं करेंगे तो तहफ़्फ़ुज़ात के साथ कैसे बैठेंगे? फिर तो बैठना ही नहीं चाहिए, बाइकआउट करना चाहिए। अच्छा, तीसरी खतरनाक बात आपने की कि अब हमारा फैसला जो है ना वो पार्लियामेंट में नहीं बल्कि मैदान में होगा, और हम लोगों को बाहर निकालेंगे। वो जो उनके मदरसे का पूरा मॉब है सारा, और जो उनके ट्रेंड तरबियत याफ्ता लोग कहते हैं दहशतगर्द। अभी तक वैसे एक बात हम बता दें कि मौलाना फजलुर रहमान के तरफ से उनके मदरसों का कोई भी दहशतगर्द सामने नहीं आया। ये एक उनको शायद बदनाम करने के लिए ये बात की गई कि उन्होंने दहशतगर्द तैयार किए हैं अपने मदरसों में। बहरहाल मौलाना, एक बात मैं आपको बता दूं, ये पार्लियामेंट और इस्लाम जो है ना ये इकट्ठे नहीं चल सकते। माफ कीजिएगा, बहुत माजरत के साथ, बहुत अदब के साथ। इस्लाम में हुकूमत चलाने के लिए सबसे बड़ा मॉडल कौन सा है? निज़ाम मुस्तफ़ा। सबसे बड़ा सिस्टम कौन सा है? वो है निज़ाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्या उसमें पार्लियामेंट है, सेनेट है, उसमें सूबाई असेंबलियां हैं? ऐसा नहीं है कि अरब में सूबे नहीं थे, हिजाज में कोई मरकज नहीं था, हिजाज का मरकज भी था, हिजाज के सूबे भी थे, सरजमीन हिजाज के। सेनेट क्या होती है वो तो वहां उसको तो डिफाइन ही नहीं किया गया इस्लाम में। जनाब, इस्लाम में सिर्फ 2 इदारे हैं जिनसे पूरे निजाम मुस्तफा की पूरा जो ये सुतून है 2, इन पर खड़ा हुआ है निजाम मुस्तफा। और ये 2 इदारे हैं फौज और अदलिया, आर्मी एंड जुडिशरी। अब आप एक तरफ से मगरबी जमहूरियत के मजे भी लेना चाहते हैं, और दूसरी तरफ से इस्लाम भी आपका जो है वो सामने खड़ा रहता है हर वक्त। इस्लाम भाई एक तरफ हो जाइए ना आप। ये 2 कश्तियों में पैर रख के जो आप चल रहे हैं ना मौलाना, ये नहीं चलेगा। तो या तो आप इस्लाम देख लें, या फिर ये मगरबी जमहूरियत देख लें जिसे आप मानते भी नहीं है, और उसी में इख्तिदार के मजे भी आप लेते रहे हैं हमेशा। तो ये इस्लाम में तो सिर्फ निजाम मुस्तफा में तो सिर्फ ये 2 इदारे हैं, और अगर इसके अलावा कोई तीसरा भी है तो वो भी हमें बता दीजिए। आप किसी भी अकीदे, किसी भी फिक़ा, किसी भी दीन के किसी भी पहलू से बात कर लें, अगर आप मुझे ये प्रूफ कर दें मौलाना कि इस्लाम में इन 2 इदारों के अलावा भी किसी इदारे की गुंजाइश है। हाँ, एक महकमा बना था, वो भी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, खलीफा अव्वल के बाद खलीफा दोम ने एक महकमा कायम किया था जिसका नाम था पुलिस। अब ये बात चुके कहीं और निकल जाएगी। बहुत ऑब्जेक्शंस भी हैं इस पर, और मुख्तलिफ मौरखीन ने इंग्लिश हिस्ट्री में भी, जो फिलिप हेटी की सबसे ज्यादा रिकग्नाइज्ड हिस्ट्री कहलाती है और वो बायस्ड होकर उसने नहीं लिखी, कि ये समझ में नहीं आता है कि ये पुलिस का महकमा बनाने की जरूरत क्यों पेश आई खलीफा दोयम को। क्या नाउजुबिल्लाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा अक्लमंद थे तमाम खुलफाए राशिदीन, चारों खुलफाए राशिदीन? तो मोहम्मद मुस्तफा ने जब अपना दीन जो है उसकी बारियाबी की निजाम हुकूमत के हवाले से, तो उसमें पुलिस का महकमा तो कहीं नहीं है। फौज ही पुलिस का काम करती थी, फौज ही के जिम्मे सिक्योरिटी थी, लॉ एंड ऑर्डर था, इंटरनल एंड
एक्सटर्नल बोथ, यानी फौज जो है वो नजरियाती सरहदों की भी, अंदरूनी सरहदों की भी और बैरूनी सरहदों की भी हिफाजत करती थी, ये उसका काम था। दूसरे नंबर पे थी जी जुडिशरी। अदलिया के पास काजी के पास होते थे फैसले सारे, और जो मसला भी हो वो काजी के पास जाके हल होता था। वो मुआशी मसला हो, मईशत का मसला हो, समाजी मसला हो, वो आपके जमीन जायदाद औरत, यानी समाजी मैंने जब कहा तो उसमें फैमिली मैटर्स भी आ गए, तो वो सारे फैसले जो है वो काजी के पास हुआ करते थे, यानी कि जुडिशरी के पास। तो मौलाना आप एक तरफ तो अपने बच्चों को मदरसे के दीन की तालीम दे रहे हैं और साथ में ये भी नहीं उनको बताते कि भाई इस्लाम में तो इस तरह का ये पार्लिमानी निजाम नहीं है, लेकिन चूंकि आपको इख्तिदार में भी रहना है। और इसमें भी दो बातें हैं, यानी असेंबलियों को मानना भी नहीं है, उसमें बैठना भी है और उसके तहफ्फुजात भी हैं आपके। गालिबन आपको आपके हिस्से का जो मामला है वो अगर मिल जाता है, हमेशा आपने कश्मीर कमेटी में भी 10 साल यही किया, कश्मीर कमेटी का फंड आप हमेशा खाते रहे, लेकिन कश्मीर कमेटी की आउटपुट क्या है वो किसी को नहीं मालूम। पता नहीं कितने तो आपने सैकड़ों दौरे इंडिया के किए, कश्मीर कमेटी जी, कश्मीर कॉन्फ्रेंस, या तो उसकी कोई आउटपुट हो, बताइए। तो ये हमारे टैक्सेस का पैसा है जो आप लोगों को जाता है। तो अब देखिए, अब वो ये सोशल मीडिया का दौर है, अब इतना वाइब्रेंट हो गया सोशल मीडिया, और सिर्फ पाकिस्तान से नहीं पूरी दुनिया में जहां जहां मुसलमान मौजूद है वो आपसे सवाल अब करेंगे मौलाना कि ये आप एक तरफ हो जाइए, या तो सिर्फ अपनी तवज्जो दीनी तालीमात के ऊपर मरकूज रखें, और जब हाकिम, क्योंकि आपने एक बहुत अच्छी बात भी की है, हम अभी उसकी तरफ आ रहे हैं कि हम ऑपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे, हम भी पसंद करेंगे कि आप जैसे लोगों को ऑपोजिशन में बैठना चाहिए। आप दावत दे रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब को भी, वो आपके साथ ऑपोजिशन में नहीं बैठेंगे। वो उसकी वजह हम बाद में जब मियां साहब पर बात करेंगे तब बताएंगे आपको। आप तन्हा भी नहीं है, आपके साथ बहुत बड़ी सपोर्ट है, सारी दीनी जमातें आपके साथ मिल जाएंगी। अगर उनका इत्तेहाद इस बात पे हो जाए कि इस्लाम 1.5 ईंट की मस्जिदें बनाने की इजाजत नहीं देता, तो फिर वो सारी मजहबी जमातें जो हैं इस मुल्क की, अगर वो एक दफा इकट्ठी हो जाए और कम से कम एक नुक्ते पे तो इकट्ठी हो जाए, आप मसलन करप्शन पर आ जाइए। मैंने कभी नहीं सुना आपके मुंह से मौलाना कि आपने महंगाई के खिलाफ कभी ये कहा हो कि हम इस पर जो है हाकिमों का हशर नशर कर देंगे, इनको हुकूमत नहीं करने देंगे। करप्शन पर कभी आपने कहा हो कि ये इतनी इतनी करप्शन पकड़ी गई है, 10 अदारे खुले हुए करप्शन पकड़ने के, तो वो कर क्या रहे हैं? ऐसा तो कुछ कभी आपने किया नहीं मौलाना। बहुत माजरत के साथ और बहुत अदब से गुजारिश करूंगी कि अल्लाह ने आपको बहुत बड़ी ताकत अता की है इस सरजमीन पर, और ये आजमाइश है आपकी तमाम दीनी मजहबी जमातों की कि वो इस्लाम का अहया करें, इस्लाम की जो रूह है उसके मुताबिक आप अपना रोल प्ले करें। लेकिन आप तो लोग तो इख्तिदार की बंदर बांट में लग जाते हैं, तो फिर जब आप बंदर बांट में लगते हैं इख्तिदार की, तो फिर आपको कोई सीरियस लेता भी नहीं है। आपको उन्हीं लोगों की तरह समझा जाता है जो इख्तिदार के भूखे जो हैं, जिन्होंने इस मुल्क को तबाह किया। तो मौलाना आपने एक बात की कि आप ऑपोजिशन में, हाँ एक बात मैं भी, आपने 3 बातें बड़ी अहम की है। एक तो ऑपोजिशन वाली जो मुझे बहुत पसंद आई, एक आपने इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात की है। मैं चूंकि मेरा 22 साल तक इलेक्शन कमीशन से ताल्लुक रहा है, बीइंग ए सिविल सर्वेंट, आपने कहा कि जी शुरू से इलेक्शन कमीशन जो है वो यरगमाल बना हुआ है। अच्छा, क्या आप बताएंगे कि इसकी वजाहत तो आपको करनी होगी, किसके हाथों में यरगमाल बना हुआ है? अगर आपको पता है, और इन बिटवीन द लाइन बातें आपको जेब नहीं देती, आपको सरकारी मुलाजिम नहीं है कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा, रूल्स ऑफ बिजनेस के अगेंस्ट आप बात कर रहे हैं, लिहाजा आपको जो है वो चार्जशीट इश्यू हो जाएगी। नहीं, आप बताएं किसने यरगमाल बनाया हुआ है, जिनकी तरफ आपका इशारा है। समझ तो सकते हैं, सब समझते हैं किसकी तरफ इशारा है आपका, तो आप तो खुद उनके साथ जाकर बैठते हैं, तो आप उन्हें कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है इलेक्शन कमीशन को? और जिस इलेक्शन कमीशन को यरगमाल बनाया हुआ है, शुरू से ही
آپ اسی الیکشن کمیشن کے تحت جو ہے اپنا الیکشن لڑتے ہیں. مت لڑیے. آپ کی جو ترجیح ہونی چاہیے کہ جو کام غلط ہو رہا ہے آپ پہلے خود ابتدا کریں اور اپنے تحفظات کو ایک طرف رکھیے. اسمبلی میں تحفظات ہیں آپ کے، وہ تو بڑی مزہ کا خیز بات ہے. یہ صرف سیاسی ڈائلاگ ہی ہے ہمارے. ہم نے ہمیشہ دیکھا ہمارے تحفظات ہیں. جناب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن صحیح کام نہیں کر رہا، وہ یرغمال بنا ہوا ہے، تو آپ اس الیکشن کمیشن کو ریجیکٹ کر دیجئے. آپ کہیے کہ ہم اس الیکشن کمیشن کے تحت الیکشن نہیں لڑیں گے. ہم اپنا طریقہ کار بنائیے نا، اپنا مینیفیسٹو بنا کے یرغمالیوں کو دیجئے نا، یرغمال بنانے والوں کو دیجئے. ان سے کہیے کہ بھئی ہمارا یہ طریقہ کار ہوگا الیکشن کا، ہم اس طریقے سے اپنا. آپ دیکھیے جماعت اسلامی ہے، ان کا اپنا امیر چننے کا ایک اپنا طریقہ کار ہے. آج شاید ان کے الیکشن بھی ہو رہے ہیں اور چھلنی میں سے چھان کے لے کے آتے ہیں وہ اپنا امیر. ان کی معروفیت بھی نہیں ہے. تو آپ کسی دینی جماعت سے کوئی تو اچھی بات جو ہے وہ بورو کریں پلیز. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہ الیکشن کمیشن کسی کام کا ہے نہ اسمبلیاں کسی کام کی، تو آپ کو ان سے علیحدہ ہو جانا چاہیے. آپ کو اپنا نظام جو ہے نا وہ متعارف کرانا چاہیے. ہو سکتا ہے آپ کے نظام میں اتنی طاقت ہو اور اتنا دم ہو کہ جو لوگ اسمبلیوں سے اور الیکشن کمیشن سے تنگ آئے ہوئے وہ آپ کو جوائن کر لیں. یہ ضروری نہیں کہ وہ مذہبی اور دینی جماعتیں ہوں، دوسری سیاسی جماعتیں بھی آپ کو جوائن کر سکتی ہیں، مگر آپ کے اندر دم تو ہونا بھائی، کوئی طاقت تو ہو آپ کے مینیفیسٹو میں کسی. ایسا تو کچھ نہیں ہے. آپ کی ہر پلان جو ہے آ کر یہاں ٹوٹتی ہے کہ آپ کو اقتدار میں کتنا حصہ مل رہا ہے. تو یہ بات لوگوں کو اب سمجھ آ گئی ہے، بچوں کو بھی سمجھ آتی ہے. دنیا بہت آگے نکل گئی ہے، دنیا بہت آگے نکل گئی ہے. ایک آپ کے والد تھے، ان کا ایک کردار تھا، لوگ آج تک مفتی محمود صاحب کی عزت کرتے ہیں. بھٹو کے خلاف جو 9 ستارے کھڑے ہوئے اس میں ایک ہی، میں ہمیشہ کہتی تھی، میرے والد کہتے ہیں ستارے نہیں وہ چاند تھے. ان کے دوست، ان کی دوستی بھی تھی میرے والد کی مفتی محمود صاحب سے، اور وہ ان کی بڑی عزت کرتے تھے میرے والد، اور وہ میرے والد کی بہت عزت کرتے تھے چونکہ وہ ایوب خان کے ساتھ میرے والد پروٹوکول میں تھے. اور ایوب خان کے سے نکل کر جب بھٹو صاحب نے اپنے کارنامے ان کے سامنے آئے تو وہ جو 9 ستارے تھے ان میں سب سے بڑا اور سب سے اہم رول جو تھا وہ آپ کے والد مفتی محمود صاحب کا تھا. اسی لیے لوگ کہتے ہیں وہ صاحب کردار انسان تھا. مفتی محمود صاحب کبھی بھی اقتدار کے پیچھے نہیں نظر آئے کسی کو کہ وہ اقتدار کے لیے کر رہے ہیں، نیور. تو ذرا دیکھیے پلیز، اب آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. کوئی کہے گا تو آپ کو برا لگے گا، کوئی اس پر، چونکہ اب آپ روک نہیں سکتے نا بھائی. کیسے روکیں گے؟ پاکستان میں روک لیں گے، ٹھیک ہے نا، کوئی قتل کرا دیں گے. ابھی تک ایسا ہوا تو نہیں، یہ خالی پروپیگنڈا ہے کہ آپ نے مدرسے کے طلبہ تیار کیے ہوئے، لیکن آج تک کوئی ایسی منفی چیز آپ کے مدرسے کے طلبہ کے حوالے سے سامنے نہیں آئی. اس لیے یہ ایک سیاسی ڈائلاگ بن کر رہ گیا. مذہبی جماعتوں کو مسترد کرنے کے لیے دوسری سیاسی جماعتوں نے یہ ایک ڈائلاگ ایجاد کیا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر بہت طاقت ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ہیومن ریسورس جو ہے نا اس سے نوازا ہے. تو ان کو صحیح لائن پہ، صحیح راستے پہ چلائیے اور پھر دیکھیے. اور نیت بھی اچھی ہونی چاہیے، نیت بھی اچھی ہونی چاہیے. پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس ملک کی بہت ساری سماجی تنظیمیں، بہت ساری سیاسی تنظیمیں آپ کو جوائن کر لیں. ہم تو یہی مشورہ دے سکتے ہیں آپ کو. ہمارے تو قبر میں پیر لٹک رہے ہیں. ہم نے تو جو تماشا یہاں دیکھا ہے سسٹم کے اندر رہ کر بھی 32 سال اور سسٹم سے باہر رہ کر بھی اب، اور اس سے پہلے طالب علمی کا زمانہ تھا، اس وقت کی سیاست اور طرح کی تھی. ہمیں کراچی میں یاد ہے سندھ اسمبلی میں بھوپالی صاحب تھے، ظہور الحسن بھوپالی، وہ گدا گاڑی پہ بیٹھ کے سندھ اسمبلی پہنچ جایا کرتے تھے. یہ اسی زمانے کی بات ہے جب آپ کے والد کی سیاست عروج پر تھی، مفتی محمود صاحب کی. اور وہ اتنی مثبت سیاست تھی لوگوں کی کہ آج تک لوگوں کو وہ معاملات جو ہیں لوگوں کی مثالیں دیتے ہیں. تو دیکھیے، مہربانی کیجئے آپ اور نہ چلیں کسی کے راستے پہ، اپنے والد کے راستے پر ہی چل پڑیں کم از کم.
यही हम आपसे बहुत अदब से यही एक गुजारिश कर सकते हैं और तो कुछ नहीं कह सकते। खुदा हाफिज। अफसानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं, उम्मीद लगाए